नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। सेंट्रल विस्टा को दिल्ली हाई कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दरअसल एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब देश में लॉकडाउन के चलते कई जरूरी चीजों को बंद करके रखा गया है, तो ऐसे में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भी कुछ समय के लिए रोक लगाई जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से मना कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देश के लिए काफी जरूरी प्रोजेक्ट है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सेंट्रल विस्टा के काम को फिलहाल रोकने की मांग की गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चरम के दौरान सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को आवश्यक गतिविधि के रूप में रखने के लिए हाईकोर्ट उचित नहीं था, खासकर जब पूरे देश में लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक कार्यों पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें न्यायालय भी शामिल है। पीएनबी बैंक के साथ हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले मेहुल चोकसी को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरअसल एंटीगुआ के प्रधानमंत्री का एक पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेहुल चोकसी ने नागरिकता से संबंधित जानकारी छुपाई थी। इसके अलावा एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मेहुल चोकसी के बड़े भाई ने डोमिनिका में विपक्ष के नेता को मामले को रफा दफा करने को लेकर मोटी रकम चुकाई थी, और इसके बाद डोमिनिका में विपक्ष के नेता ने एंटीगुआ के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था और कहा था कि डोमिनिका को मेहुल चोकसी को भारत के हवाले नहीं करना चाहिए। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस बीच एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन की एक चिट्ठी सामने आई है, जिससे खुलासा हुआ है कि मेहुल ने नागरिकता से संबंधित जानकारी छिपाई थी। गैस्टन ब्राउन की ओर से मेहुल चोकसी को 14 अक्टूबर 2019 को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि मेहुल चोकसी ने तथ्यों को छुपाया और अपने मामले को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी ओर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेहुल चोकसी के बड़े भाई ने मामले को रफा दफा करने के लिए डोमिनिका के विपक्षी नेता को 1.5 करोड़ रुपए टोकन मनी के तौर पर दिए थे, जिसके बाद डोमिनिका के विपक्षी नेता ने एंटीगुआ के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था और कहा था कि डोमिनिका सरकार को मेहुल चोकसी को भारत के हवाले नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि इस वक्त मेहुल चोकसी डोमिनिका में है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है, जिसके लिए पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसके बाद परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया था। ऐसे में छात्रों के परिजन और विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकार से सवाल पूछा है। सरकार से सवाल पूछते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कैसे अब इस बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार को 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। केंद्र सरकार और सीबीएसई बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया, लेकिन अब छात्रों के परिजन विपक्षी नेता लगातार सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि अब छात्रों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, सरकार ने इसके लिए क्या रणनीति तैयार की है। वहीं यह सवाल भी छात्रों के मन में है कि आखिर कैसे उनको प्रमोट किया जाएगा। बहरहाल अब कैसे छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, यह सवाल सभी के जहन में है और इसके लिए इंतजार करना होगा। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अब हिमाचल में भी शिक्षा बोर्ड से सुझाव मांगे गए हैं। राज्य सरकार का तर्क है कि सबसे पहले केंद्र की तरफ से स्पष्टीकरण हो कि अब आगे 12वीं का क्या किया जाना है। अब ये स्पष्ट है कि 12वीं के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी 12वीं के एग्जाम को रद्द करने की बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही सुझाव लेने के बाद अब 5 तारीख को कैबिनेट की अहम बैठक होगी और बैठक के बाद ही इस पर कोई आखिरी फैसला लिया जा सकता है। कोरोना वायरस का कहर देश भर में अब भी जारी है।
वहीं इस दूसरी लहर में कई अपने अपनों से दूर हो गए, तो वहीं इस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक दिन रात अस्पताल में जुटे हुए हैं। लेकिन अब इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से हमारे डॉक्टर्स भी नहीं बचे हैं। IMA के ताजे आंकड़े के अनुसार आपको बता दें कि अब तक दूसरी लहर में 594 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। तो वहीं सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत दिल्ली और बिहार में हुई है। हालांकि तमाम ऐसे राज्य जहां पर डॉक्टरों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है, लेकिन इस दूसरी लहर से निपटने के लिए अब भी हमारे डॉक्टर्स दिन रात अस्पताल में जूझ रहे हैं। तो वहीं अब दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी कम हुई है, लेकिन वैज्ञानिक और डॉक्टर की माने तो आने वाली तीसरी लहर काफी खतरनाक होगी। लेकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टरों की तैयारी पूरी है। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने आम इंसान के साथ साथ डॉक्टर्स को भी नहीं बख्शा है। कोविड से संक्रमित होकर सैकड़ों डॉक्टरों की जान मरीजों का इलाज करते हुए चली गई है। तो वहीं पूरे भारत में अब तक 594 डॉक्टर्स की कोविड के चलते मौत हुई। इस बात की जानकारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी है। IMA ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान 594 डॉक्टर्स की मौत हुई है। IMA ने मरने वाले डॉक्टर्स के आंकड़े शेयर करते हुए बताया है कि मरने वाले 594 डॉक्टरों में से सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थे। भारत में कोरोना के चलते कई राज्यों ने सख्त लॉकडाउन लगा रखा है, तो वहीं कुछ राज्यों ने धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी जिले में अनलॉक करने के लिए 5% पॉजिटिविटी रेट और 70% संवेदनशील इलाके में टीकाकरण करना अनिवार्य है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर से कई लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से महाटीकाकरण अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना की केवल 2 वैक्सीन मौजूद है। स्पुतनिक वी भी जून के महीने में बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। वहीं अमेरिकन वैक्सीन फाइजर भी भारत में जल्द आ सकती है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि मोडरोना और फाइजर जैसी विदेशी वैक्सीन कंपनियों का भारत में आने का रास्ता साफ हो गया है और वहीं दोनों कंपनियों को लोकल ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। कोरोना की इस भयानक महामारी में अयोध्या राम मंदिर में निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। आपको बता दें, राम मंदिर की नींव भराई का काम 24 घंटे चल रहा है। इसमें मैन पावर कम और मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, राम मंदिर के निर्माण के लिए 2 करोड़ से भी ज्यादा चंदा इकट्ठा हो चुका है। कोरोना की इस भयानक महामारी के बीच अयोध्या राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि 12-12 घंटों की शिफ्ट में 24 घंटे काम हो रहा है। इसमें मैन पावर कम और मशीनें ज्यादा चल रही हैं। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हुआ है। खुल चुके हैं सरकारी स्कूल खुलने का समय रखा गया है 9 से 12। नए रोस्टर के हिसाब से स्कूलों में बुलाए जा रहे हैं। 50% अध्यापक स्कूल में अभी तक नहीं आई। किताबें एक दूसरे बच्चों की किताबें आदान प्रदान कर बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। कोरोना के मामले कम हुए हैं। हरियाणा में सरकारी स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी छात्रों को स्कूल आने की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि स्कूल को खोलने का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे निर्धारित किया गया है। साथ ही 50% स्टाफ की आने की इजाजत है। इसके साथ ही बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया भी चल रही है। पढ़ाई के लिए नई किताबें ना आने के चलते बड़े बच्चों की किताबें छोटे बच्चों को दी जा रही हैं। प्रदेश सरकार कोरोना के मामलों पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगा रही है और लॉकडाउन के दौरान लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसी दौरान लॉकडाउन में ढील लोगों को दी गई है। दुकानदारों के लिए समय सीमा तय की गई है कि ऐसे में जो लोग हैं वो उसी टाइम के दौरान अपनी खरीदारी कर सकें। लेकिन जिस तरह से गुरुग्राम के सदर बाजार का आज हमने रियलिटी चेक किया है और इवन को लेकर यहाँ पर दुकानें खोली जा रही हैं। ऐसे में आज मेरे राइट साइड की जो दुकानें हैं वो बंद हैं और लेफ्ट साइड की दुकानें हैं वो आज खुली हैं। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पर जो दुकानें बंद थी, उसी लाइन की दुकानों में काफ़ी दुकानदारों ने अपनी दुकान खोल रखी थी। जैसे ही जनता टीवी की टीम यहाँ पहुँची, उनके कैमरे को देखकर उन्होंने अपने शटर डाउन कर लिए। ऐसे में लगातार जिला प्रशासन दुकानदारों से भी अपील करता आ रहा है कि
जो नियम है उसको फॉलो करें, जिससे कि कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। तमाम यहाँ पर भीड़ भी देखी गई। बिना मास्क लगाए जो रेहड़ी पटरी वाले लोग थे, दुकानदार थे, वो नजर आ रहे थे। और ऐसे में दुकानों पर जहाँ नियम कायदों के तहत गोले बनाए गए हैं और 4 से 5 ही लोग खड़े होकर खरीदारी कर सकते हैं, वहाँ पर भीड़ का हुजूम भी देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ट्रंक मार्केट की गली में लगातार यहाँ पर दुकानदार और ग्राहकों द्वारा जमकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर कर पाता है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए विजेंद्र कुमार। देश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण के तहत प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 9 बजे से 3 बजे तक जीवन ओड फार्मूले के तहत दुकानें खोलने के आदेश पारित किए गए हैं। कैथल में हमने इस जीवन ओड के जो फार्मूले हैं उसका रियलिटी चेक किया। कहीं भी रियलिटी चेक के दौरान जीवन ओड का फार्मूला लागू होता दिखाई नहीं दिया। लोग आदेशों की उल्लंघना करते हुए दिखाई दिए। देखकर लग रहा है प्रशासन इस जीवन ओड के फार्मूले को लागू करवाने में पूर्णतः एक्सपर्ट रहा है। हालांकि कुछ दुकानें इवन और रोड के हिसाब से खुली हुई दिखाई दी, लेकिन अधिकतर अगर बाजार की बात करें, अधिकतर बाजार में इवन और के फार्मूले का उल्लंघन नजर आया। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से पूरे देश में मामले बढ़े, लेकिन कोरोना के पहले अनुभव को देखते हुए इस बार सरकार ने लॉकडाउन लगाने में देरी नहीं की। हरियाणा सरकार ने भी अपने प्रदेश में लॉकडाउन लगाया। चंडीगढ़ के बाजार में ऑड इवन फार्मूला लागू है, कितना सही मानते हैं इसको और कितना कारगर है ये? वैसे तो सही है जी, लेकिन कारगर कम है, क्योंकि जो खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं अब वो दिन में 2 बार आते हैं जी। तो हम चाहते हैं बाजार चाहे आधा टाइम खुले, लेकिन पूरा बाजार खुले। दोनों तरफ की दुकानें खुली हों, चाहे उसका टाइम घटा दिया जाए जो कि अभी सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक है, अगर उसका समय कम कर दिया जाए, लेकिन दोनों तरफ की दुकानें खुली हों तो जो ग्राहक उसको 2 दिन परचेज करने के लिए आना पड़ेगा, खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, तो उसको वो नहीं आना पड़ेगा अगर दुकानें दोनों तरफ की खुली हुई हों। फरीदाबाद नगर निगम और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, नगर निगम फरीदाबाद की साख पर पलीता लग रहा है। और इस बार एक तरफ जहाँ 200 करोड़ के नगर निगम के घोटाले की जांच विजिलेंस विभाग कर रहा है, बहुत ही सुस्त गति से जांच चल रही है। इसी बीच पार्षदों ने एक और नए घोटाले का पटाक्षेप किया है। इंटरलॉक, टाइलिंग और ट्यूबवेल को लेकर जो लागत आती है उससे कई गुना का भुगतान कर दिया गया, उससे कई गुना ज्यादा की राशि के बिल जो है वो पास कर दिए गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर जनता के खून पसीने की कमाई को कुछ अधिकारी व ठेकेदार जिस तरह से मिली भगत कर पलीता लगा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, आखिर उन पर संज्ञान कौन लेगा? क्योंकि नगर निगम कमिश्नर सहित तमाम जो अधिकारी हैं उनसे जब इस बारे में बात की जा रही है, पूछा जा रहा है, तो वे टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं और विजिलेंस जांच की बात कह रहे हैं कि जब विजिलेंस जांच कर रही है तो वो इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर मिली भगत करके नगर निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस तरह से घोटाले दर घोटाले उजागर हो रहे हैं, आखिर सरकार इन पर कड़ा संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि लगभग 200 करोड़ की घोटाले की विजिलेंस जांच को इतनी धीमी गति से क्यों चलाया जा रहा है? और कोरोना को ढाल बनाकर कुछ अधिकारियों को आरोप है और ऐसी चर्चा है कि बचाने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा देने वाली हरियाणा सरकार, गृह मंत्री अनिल विज जो गब्बर के नाम से प्रसिद्ध है, वो फरीदाबाद नगर निगम के उन कथित भ्रष्टाचारियों और ठेकेदारों पर क्या संज्ञान लेते हैं जो लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए नगर निगम की जो जड़ें हैं उनको खोखला करने में जुटे हुए हैं। फरीदाबाद में जहां एक तरफ कोरोना केसेस घट रहे हैं, वहीं उसी के साथ साथ लोगों की कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर लापरवाहियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि लोग जो है वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, टेस्टिंग करवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद के बीके अस्पताल की ही यदि बात करें तो यहाँ चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। वैक्सीनेशन कैंप और कोरोना टेस्टिंग कैंप साथ साथ लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों की भारी कतार लगी हुई है, जिसका नतीजा ये है कि लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क का प्रयोग सही तरीके से कर रहे हैं। हालांकि जब उनसे इस बारे में बात की जा रही है तो वे इसका ठीकरा स्वास्थ्य विभाग और सरकार पर फोड़ रहे हैं, लेकिन
बड़ा सवाल ये है कि लोगों की जिंदगी, लोगों की सेहत की जिम्मेवारी उनको समझना होगा कि उनकी है। उनकी ये लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ सकती है, उनके अपनों की जान पर भारी पड़ सकती है। और जिस तरह से कोरोना की फर्स्ट वेव में लापरवाही बरतने के कारण कोरोना की दूसरी वेव में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कहीं दूसरी वेव की समाप्ति पर ये लापरवाही लोगों की जान पर भारी। हरियाणा बीजेपी की नेता बबीता फोगाट बुधवार को सोनीपत पहुंची। पत्रकारों को संबोधित करते हुए बबीता फोगाट ने कहा कि आंदोलन करने वाला किसान नहीं हो सकता, बल्कि यह केवल फेसबुक और विपक्ष की साजिश है। साथ ही बबीता फोगाट ने कहा कि तिरंगे का अपमान करने वाला किसान नहीं हो सकता। किसान भोला होता है और वह अपने देश से बहुत प्यार करता है। आंदोलनकारियों द्वारा विधायक देवेंद्र बबली के विरोध का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ आंदोलनकारी देवेंद्र बबली से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार आंदोलनकारियों का प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र बबली ने साफ साफ कहा है कि इस तरीके का विरोध नहीं होना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस तरीके से विरोध सही नहीं है और आगे से इस तरीके का विरोध सहा नहीं जाएगा। उनके रहते हुए कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। वहीं कुछ ऐसी प्रतिक्रिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी दी है। बता दें आपको, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि किसानों का ये विरोध ठीक नहीं है और इस तरीके का रवैया सहा नहीं जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आंदोलनकारियों ने कहा है कि देवेंद्र बबली को माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र बबली ने कहा है कि वो आंदोलनकारी जिन्होंने उनके साथ उन पर हमला किया था, उनके साथ धक्का मुक्की की थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नारनौल की हैफेड तेल मिल में कल 6:30 और 6:45 के बीच में भयंकर आग लगी थी। मैं इस समय हूँ हैफेड तेल मिल में ही। दमकल विभाग की 7 गाड़ियां पानी बुझाने के लिए कल से प्रयासरत हैं। लगभग 100 पानी की गाड़ियां अब तक इस्तेमाल की जा चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि अभी भी दमकल विभाग की गाड़ी आग बुझाने पर लगी हुई है। हालांकि आग को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। अगर दमकल विभाग के अधिकारी की हम माने तो हैफेड तेल मिल में आग से निपटने के लिए सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे। यहां तक कि दमकल विभाग ने हैफेड को नोटिस भी दिया था कि आपके हैफेड में अग्निशमन को लेकर के कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं है। ऐसे में हैफेड में जो लगी आग, इससे करोड़ों रुपए का हैफेड को नुकसान हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश आने वालों या हिमाचल से जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर बता दें कि शिमला परवाणु 4 लेन पर जो टोल प्लाजा बनाया गया है, वहां पर जो टोल की वसूली की जाती है, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। शिमला में जो हाई कोर्ट है वहां पर इसको लेकर के फैसला किया गया। इस पर मंगलवार को स्टे लगाया गया। याचिकाकर्ता आदित्य संगिल की तरफ से पेश की गई दलील में दरअसल सड़क सुविधाएं ना होने और इसी के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं ना होने और कई जगहों पर सड़कों का निर्माण हो रहा था, जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया और आगामी आदेशों तक ये स्टे इसी तरह। मंगलवार को आईसीसी की तरफ से एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। वहीं एक अहम फैसला ऐसा भी है जिसने क्रिकेट प्रेमियों में काफी खुशहाली का माहौल है। दरअसल आईसीसी की तरफ से अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी को आईसीसी की तरफ से बंद कर दिया गया था, चूंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को शुरू करना चाह रहा था। लेकिन एक बार फिर से आईसीसी की तरफ से अब यह फैसला लिया गया है कि 2024 और 2028 में चैंपियंस ट्रॉफी का एक बार फिर से आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्व भर की क्रिकेट टीमें भिड़ेंगी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 14 का दूसरा हिस्सा सितंबर-अक्टूबर में UAE में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के बचे हुए मैचों में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की खेलने की संभावना कम है, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी शामिल हैं। BCCI के एक अधिकारी ने अपनी इंटरनल रिपोर्ट में बताया कि अगर विदेशी खिलाड़ी बचे हुए मैच नहीं खेलेंगे तो BCCI द्वारा उनकी सैलरी काटी जाएगी। तो जनता रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।